धन्यवाद दोस्तों। अपने समाज के आंदोलन के सजग प्रहरी साथियों, ये मुझे बड़ी खुशी है कि गढ़वा में इतनी बड़ी तादाद में जो कर्मचारीगण हैं वो इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दे रहे हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमने हमारे भविष्य को तय करने के लिए एक इरादा बनाया है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा माहौल देना चाहते हैं, कैसा झारखंड देना चाहते हैं और कैसा देश देना चाहते हैं, इसके बारे में हमने एक मत बनाया है। इस इरादे के साथ हम इस हाल में मौजूद हैं। साथियों, मैं केंद्रीय सचिवालय सेवा का अधिकारी हूं। मतलब हमारा काम है मंत्रालयों में रह के नौकरी करना। झारखंड सचिवालय सेवा के जो अधिकारी हैं वो झारखंड सचिवालय में विभागों के अंतर्गत काम करते हैं। तो मेरा जो अनुभव है नौकर पेशा के नाते, वो नीतियां बनाने का और कानून बनवाने का, पूरे देश की जो तस्वीर है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स, योजनाएं ये बनाना और फिर इनको लागू करवाने की पहल करना, इसका मेरा अनुभव है। वामसेब में छात्र जीवन के बाद से ही मैं सक्रिय रहा। तो वामसेब किस आंदोलन को लेकर के चल रही है, क्यों पैदा की गई, इसका मेरा अनुभव छात्र जीवन से ही है। 1981 से मैं लगातार इस आंदोलन में सक्रिय हूं। ये दोनों अनुभव ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने भविष्य की तस्वीर मैं रखूंगा। वामसेब के बारे में आप सब लोगों को कम ज्यादा जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वामसेब को तब पैदा किया गया था जब हमारे SC ST OBC के लोग एक MLA MP की टिकट के लिए उस वक्त की तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के आगे गुलामों की तरह झुक करके सलाम करते थे और उनको भीख की तरह मांगते। चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे OBC का हो। मुसलमानों का भी बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं था, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक उस वक्त था। लेकिन बाद में जो बदहाली हुई है, अभी वो सबसे पीछे की कतार में। उस जमाने में जो हालात थे, उन हालातों से कैसे समाज को निकालना चाहिए, भविष्य का ऐसा हाल न हो जैसा आज है, इस सोच के साथ 1971 में कांसीराम जी ने, खापड़े साहब ने और उनकी जो टीम थी, उन्होंने मिलकर कुछ विश्लेषण किया, कुछ चिंतन किया कि कैसे इस हालत से निकला जाए। हमारे आंदोलन का नाम फूले अंबेडकरवादी आंदोलन हम बोलते हैं। इस आंदोलन की सामाजिक ताकत इस देश की आज की तारीख में देखें तो लगभग 90%, और जब वामसेब शुरू हुई तब भी 85% थी। ये 85% समाज को भविष्य में कैसा होना चाहिए, इसकी ताकत कैसी होनी चाहिए, इसकी सोच कैसी होनी चाहिए और इसकी हैसियत कैसी होनी चाहिए इस देश में,
ये एजेंडा सामने रख करके, ये लक्ष्य सामने रख करके बामसेब का उदय हुआ। जैसा हम चाहते हैं, आप सब व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पर समाज के एक सदस्य के रूप में सोच सकते हैं। आप अपनी जात के, ट्राइब के तौर पर भी सोच सकते हैं कि भविष्य में किस हैसियत का होना चाहिए। आप जिस हैसियत का अपनी जाति को, अपने समुदाय को, अपने वर्ग को आप लक्षित कर लेते हैं, लक्ष्य तय कर लेते हैं, वो हासिल कैसे होगा। तो बामसेब ने ये पूरा 85% जो समाज है, ये 6000 टुकड़ों में बटा हुआ समाज, टुकड़ों में बांटा गया समाज, इसकी एक तस्वीर बनाई कि ये इस देश की आबो हवा सबका मालिक समाज बनना चाहिए। और ये मालिक बने इस देश में, इसके लिए जो कुछ करना है, इसके लिए इसके अंदर जो बदलाव लाने हैं, इसके लिए इसके जैसे तैयार करना है, वो सब करने के लिए एक संगठन चाहिए, एक समर्पित फौज चाहिए पूरे देश में। वो फौज खड़ी करने के लिए बामसेब का जन्म हुआ। और बामसेब ने जब ये उद्देश्य लेकर के पूरे देश में काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग जो गुलामों की तरह टिकट मांगते थे, उनको समझ में आया कि मैं टिकट क्यों मांगता हूं, लेकिन टिकट मांगते क्यों थे? क्योंकि उनको पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संगठन बनाने और चलाने की समझ नहीं, इरादा नहीं और इच्छा शक्ति नहीं। जब उनको ये बताया कि हम इतनी बड़ी ताकत है इस देश में, तो देश हमारे हिसाब से चलना चाहिए, देश की सत्ता हमारे हिसाब से चलना चाहिए, देश के प्रशासन हमारे हिसाब से चलने चाहिए, देश की न्याय व्यवस्था हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, देश की फौज हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, देश की पुलिस हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, देश का अर्थतंत्र मतलब इंडस्ट्री, व्यापार, ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए, देश की खेतीबाड़ी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। नहीं तो हमारे इतनी बड़ी 80-85% आबादी होने का मतलब क्या है? तो उनके सामने जब ये सब बातें रखी, तब उनको समझ में आया। बड़े बड़े उस वक्त के धुरंधर नेताओं को ये सब समझाने में हमने समय लगाया, और बामसेब ने पूरे देश में इस चीज को लेकर के सबसे पहले एम्प्लॉइज को तैयार किया, और एम्प्लॉइज के साथ साथ जो भी उस वक्त राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग थे, 71 से लेकर के 84 तक, उनको तैयार किया। और समाज में इस जागृति को इन्हीं कर्मचारियों ने दूर दूर तक जाकर के मीटिंगें करके, रात दिन, शनिवार इतवार छुट्टियां सब लगा करके इस सोच को पूरे देश में विस्तार दिया, फैलाव किया। और तब जो उस वक्त सत्ता में 7 और मान्यता प्राप्त पार्टियां थी, जिनके अध्यक्ष केवल ब्राह्मण ही थे सारे के सारे, तब उनको समझ में आया कि अभी इनको ये सारा खेल समझ में आने लगा है। तो उन्होंने फिर इनको आपस में लड़ाने की मुहिम और तेज की, लेकिन उसके बावजूद लोगों में चेतना आई, समझ आई, अपनी ताकत का एहसास हुआ। और इस देश में जब बामसेब का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो ब्राह्मण लोकसभा में लगभग 50%
जीत कर आते थे, जिनकी आबादी उस वक्त भी 3% होती। लेकिन जैसे जैसे ये विचारधारा ने, सोच ने तेजी पकड़ी, उनकी संख्या घटती चली गई और आज आप लोगों को मालूम है कि 55-60 ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से आ जाए तो 65 आ जाए। लेकिन एक दूसरा खेल इसके साथ में जो चलता रहा, अभी भी बहुत सारे तरीके से जारी है, वो है सरकार कब्जे में कैसे रखनी। आप जीत के कम आते हैं, लेकिन मंत्री वही ज्यादा बनते हैं। आज भी अगर देखें 60 के लगभग ब्राह्मणों में से तो ज्यादा नहीं तो 30 के लगभग मंत्री बने होंगे केंद्र। अब आप सोचो कि ये कैसी सरकार चलेगी और कैसा देश चलेगा, जहां मात्र अब तो आबादी उनकी 2.5% रह गई है। 2.5% आबादी वाले का मंत्री परिषद में आधा हिस्सा हो 50%, तो देश चलेगा कैसे? आखिर किसके खाते में से गया वो? ये तो 2.5 है, इसको 47.5% ज्यादा जो मिला वो किसके खाते का मिला है? बीसी का मिला होगा, शेड्यूल कास्ट का मिला होगा, शेड्यूल ट्राइब का मिला होगा, माइनॉरिटी का मिला होगा, इन्हीं सब का मिला होगा, या गैर ब्राह्मण दूसरी जो जातियां हैं, जो अनरिजर्व जातियां, उनके हिस्से का मिला होगा, तभी इनको 2.5% से 50 हिस्सा मिल गया। अगर दूसरों का हिस्सा नहीं मारते तो इनको 2.5% मिलना चाहिए। मान लीजिए आज अगर 90 मंत्री हैं, 90 में 28 अगर मान लीजिए, 30 मान लीजिए केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो 2.5% कितना होता है? 6 हो गया। 6 भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है, कितना हुआ? कितना कितना 3 3 9 1 हो गया, और वहां आधा बैठा हुआ है। सो ये पूरा जो कुचक्र है, इस कुचक्र को वामसेप ने उजागर किया। अरे भाई, तुम 52% हो ओबीसी के लोग, तुम्हारा अफसरशाही में तो 2.5% है, टोटल जो केंद्र की नौकरियां हैं उनमें 4% है। काय की डेमोक्रेसी है? इसको डेमोक्रेसी बोलते क्या है? ये तो खुली लूट है, खुली धोखाधड़ी है, और ये ओबीसी केस में मस्त है। इसको अपने हिस्से की परवाह नहीं है, इसको अपने अधिकार की परवाह नहीं है, इसको किसकी परवाह है? हाँ, मंदिर वहीं बनेगा। तेरे को क्या मिलना है उसमें? तू तो उसकी मंत्री, उसमें कमेटी में भी नहीं है, है कहीं किसी नामी ग्रामी मंदिर में कोई ओबीसी देखा है प्रबंधक कमेटी में, जहां सैकड़ों करोड़ रुपया आता है महीने के महीने? देखा है कहीं इनको? SC ST को भी कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन मंदिर वहीं बनेगा, लगे पड़े हैं, जा रहे हैं, बीवी के गहने दे दिए, बेच बाच के पैसा वहां कुछ दे दिया, सब। वो पैसा किसके काम आ रहा है? इनके ऐसी तैसी करने के काम आ रहा है। लेकिन इसको चिंता नहीं है इसकी। तो ये चिंता कराने के लिए वामसेप ने लंबे समय तक मुहिम चलाई। बहुत सारों को ये बात समझ में आई, लेकिन बहुत सारों को ये बात समझ में नहीं आई। जो नहीं आई वो भी ठीक है, उनको देर सवेर आ जाएगी। जिनको आई उन्होंने क्या किया? जेल में से जब जेली निकलता है तो क्या करता है? देखा है आपने कभी ज्यादा देर साथ चलते हुए उनको? जेल में से जो कैदी निकलता है, भीड़ निकलती है ना, जब छूटते, मान लो 50-100 को इकट्ठा छोड़ दो आप, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? गेट से बाहर जाते हैं, भागम भाग मच जाती है, मेरा कोई आया लेने के नहीं आया, भागे एकदम से। वो आपस में 4 कदम भी साथ नहीं चलते। वैसा ही इनका हुआ। जैसे ही इनको थोड़ा सा इज्जत मिली, राजनीति में ताकत मिली, राजनीति में एक नेतृत्व करने का अवसर मिला,
ये आपस में ही शुरू हो गए। एक ने एक दिशा पकड़ी, दूसरे ने, पहले तो सब के सब कम्युनिस्ट और समाजवादी उसमें लटके हुए थे। वो अच्छा उन्होंने इनको उल्लू बना के रखा, थे सारे ब्राह्मण नेता इनके। आप कम्युनिस्टों में वो भी ब्राह्मण, समाजवादियों में वो भी ब्राह्मण, कांग्रेस जो उस वक्त ब्राह्मणों का गैंग थी वो भी ब्राह्मण के कब्जे में, आरएसएस तो है ही सारी ब्राह्मण, वो आपको मालूम ही है, पूरी कार्यकारिणी आरएसएस की ब्राह्मणों की ही है। यहाँ राज्य में भी आप खोजबीन करेंगे आरएसएस की तो सारे वही मिलेंगे आप। फिर भी उनके पीछे लगे पड़े। जैसे ही आजादी मिली इनको राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ, ये एक दूसरे को पटकनी देने में लग गए। अब ये हमारे हाथ में नहीं है रोकना, हमारे हाथ में इनको इनकी ताकत समझाना था। तो फिर क्या करना चाहिए? अब ये जो सामने आया उभर के, ये कंट्रोल कैसे होगा? ये कंट्रोल करने के लिए वामसेप जब तक आप समाज में शक्तिशाली औजार नहीं बनाओगे तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। पॉलिटिशियन अपने आप कंट्रोल नहीं होता, कभी नहीं होता। किसी, चाहे डेमोक्रेसी हो, राजशाही हो, ऑटोक्रेसी हो, जो भी हो, राजनीति करने वाला अपने से ज्यादा समझदार दुनिया में किसी को नहीं समझता। होता महामूर्ख है वो एक अलग बात। अफसर न चलाएं तो 4 पन्ने की एक नीति नहीं बना सकता। बड़े बड़ा धुरंधर मंत्री भी बता रहा हूं आप, उसको आदत क्या पड़ी होती है? भाषण करने की। भाषण 6 घंटे करवा लो उससे। जैसे मैं अभी आपको भाषण तो नहीं कर रहा, जानकारी दे रहा हूं, वो जानकारी भी नहीं देगा, वो तो गाली गलौजी करनी है उसने, वो करवा लो उससे। तो लेकिन समझता, सबसे समझदार है अपने आप। अब इसको कंट्रोल कैसे करोगे आप? अगर राजनीति को राजनीति के भरोसे छोड़ दो तो केकड़ों जैसा हाल हो जाता है? आपने केकड़े पकड़े हैं कभी? मैंने बहुत पकड़े। तो मैं उनको पकड़ के बाल्टी में रखता था, लोहे की में। तो मैं देखता था उसमें जैसे कुछ केकड़े ना ऊपर चढ़ने लगे एक दूसरे पीठ पे चढ़ के, तो दूसरा वाला जो नीचे रह जाता था वो क्या करता था, अपनी टांगे फंसा के उसको कहता था, बेटा कहां जा रहा है मुझे छोड़ के? आपको उनको बाल्टी में रखने के लिए कुछ नहीं करना, वो खुद ही एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको आप बाहर छोड़ोगे फिर क्या होता है? फिर पीछे नहीं मुड़ के देखता केकड़ा, एक इधर भागेगा, इधर भागेगा, फिर ढूंढते रहो किधर क्या, कहीं ना कहीं छुपेगा। सब अलग अलग दुनियादारी। तो वैसा ही हमारे पॉलिटिशियंस ने, जैसे ही ताकत का इनको एहसास हुआ, कामयाबी मिली, आगे बढ़े, बहुत सारे लोग राजनीति के धुरंधर बने। लेकिन कैसे बने? बिना कंट्रोल वाले। कंट्रोल नहीं होने की वजह से केकड़े को जैसे जमीन पे छोड़ते ही शुरू होता वैसे ही शुरू हो गए सारे। और अंजाम क्या हुआ? एक बार बिखरे आज तक इकट्ठे नहीं हो सके, आज तक इकट्ठे नहीं हो सके। आप विश्लेषण करो कि कारण क्या है इसका? कारण एक ही है, इनको डंडा लेकर पीटने वाला संगठन नहीं है समाज। और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वामसेप को डंडा मारकर इनको एक दिशा में चलाने वाला संगठन हम वामसेप को बनाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा गढ़वा में जब मैंने सुना कि बहुत तगड़ी हमारी नेटवर्किंग है, हम ब्लॉक लेवल तक पहुंच चुके हैं और वहां से पंचायत लेवल तक भी। तो गढ़वा में आप ये कर सकते हैं, गढ़वा में आप कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं। जो समाज के लिए सही सोच वाला हो, सही संघर्ष करने वाला हो, आप उसी को आगे नेता बनने दीजिए। नहीं तो केकड़े की तरह भाई यही यही बैठ, भाई तेरी यही जगह है, इससे आगे मत बढ़। ये वामसेप की
जिम्मेदारी है जिसको लेकर के आप लोग चल रहे। बामसेफ पूरे देश में काम करने में लगी हुई है। अब बामसेफ का काम लोगों को समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता बताइए? मैं बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, महासचिव रहा, जमाने भर सीईसी का मेंबर रहा, छात्र जीवन से इस आंदोलन में सक्रिय हुआ। तो मैं जब ये विश्लेषण करता हूं कि ब्राह्मण 2.5% होते हुए ये सबको मूर्ख कैसे बना करके अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, क्या खूबी क्या है उसमें? है? हम भी मूर्ख बन जाते हैं। एक कारण है, वो दिमाग की खाता है। ब्राह्मण इसलिए मूर्ख बना लेता, मूर्ख बनाने के लिए दिमाग चाहिए। दूसरे से बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए, तब आप उसे मूर्ख बना सकते ना। तो वो ब्राह्मण का कैरेक्टर है कि वो दिमाग की खाता है। हमारी हालत कैसी है? घंटे भर दिमाग का काम किया नहीं कि बस नींद आनी शुरू। या तो नींद आएगी और नहीं तो इंटरेस्ट खत्म, दिलचस्पी खत्म, दिमाग काम करना बंद, क्योंकि वो आदत हमारी रही नहीं। इसीलिए ब्राह्मण हमें इस्तेमाल करने में इस 85% जमात को कामयाब हो जाता है। आप सोचो, जितना पूरे देश का बजट नहीं है उससे 10 गुना पैसा 2 मंदिरों में इकट्ठा हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर उसको निकाल दिया जाए तो गांव गांव में स्कूल और सड़कें फर्स्ट क्लास हो जाएंगी, फर्स्ट क्लास। 2 मंदिरों में पूरे देश के बजट से कम 3-4 गुना ज्यादा दबा हुआ है। नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? निकालेगा कौन? निकालने वाला तो सत्ता में आपने उसको बिठा रखा है। आपकी कमाई का आप गए वहां स्वाहा कराए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे काम के लिए 1 रुपया नहीं देंगे, और वहां कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा है, कोई सोने का कुछ चढ़ा रहा है, कोई हीरे चढ़ा रहा है, कोई जवाहरात चढ़ा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनका जो हित है वो उसमें है, वहां पैसा इकट्ठा करने में। जब जरूरत पड़े तब अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लो। तो इसलिए हमें दिमाग की खाने वाला बनना पड़ेगा। दिमाग को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दो। दिमाग कब ज्यादा विकसित होता है? जब उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप जितना ज्यादा दिमाग को आराम दोगे उतना ही दिमाग बेकार हो जाता है। तो ब्राह्मण आप देखेंगे दिमाग को आराम नहीं देता, आराम नहीं देता। वो खाली बैठता ही नहीं, बैठा होगा लिखना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ। हमारे तो यहां जो है ना अपना कार्य, अपनी जो गतिविधियां करते हैं उनका रिकॉर्ड तक नहीं बनाते। हमारे संगठनों में अपना रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं बनाते ढंग से कि हमने क्या क्या गतिविधि की है आज, और वो खाली नहीं बैठता। तो इसलिए ये दिमाग के खाने की आदत हमें बना करके ये पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैंने पॉलिटिकल सिस्टम को ही क्यों आपके सामने रखा? क्योंकि यही कानून बनाता है, यही नीतियां बनाता है। किसी के ऊपर अत्याचार होता है, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं सड़कें नहीं बन रही, कहीं कॉलेज नहीं बन रहे, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कहीं स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये सब किसका काम है? इसके फैसले पॉलिटिकल सिस्टम को करने होते हैं, मंत्री परिषद को करने होते हैं। तो मंत्री परिषद आप जिनको चुनकर भेजते हैं उनमें से बनती है। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम ही तमाम समस्याओं का जनक भी है और समाधान भी। हम इसको जनक के तौर पर तो देख चुके हैं, अब इसका समाधान करना है। अगर आप इसका समाधान कर लेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं आपकी, इस देश की शासक जाति, शासक समाज बन के जिएंगी। अन्यथा तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं?
हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस देश की शासक बनाने के लिए। और हर पीढ़ी का यह कर्तव्य होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए त्याग करे। आप क्या करते हैं? अपने जो बच्चे परिवार में पैदा किए होते हैं, क्या करते हैं? त्याग करते नहीं करते उनके लिए? तो ये परिवार के बच्चों का जिस तरह त्याग किया, वो बच्चे मिलकर के एक समाज बना रहे, अगली पीढ़ी बना रहे। उनको सबको कैसा देश में आप चाहते हैं, उनकी हैसियत क्या चाहते हैं, ये कौन सोचेगा? जैसे परिवार में आपने त्याग किया, वैसे ही इनका जो सामूहिक जो इस तरह है सामूहिक हैसियत है, उसको उस लेवल का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आ रही है, बड़ी हो रही है, उसकी भी पीढ़ियां आएंगी, ये इस देश की शासक बन पाएगी। और ये हमारा हक है, अधिकार है, रहमो करम नहीं है, ये हमारा अधिकार है। दो कारणों से। पहला ये कि हम इस देश की मूल्यवासी जमात है, तो देश हमारा है। आपने दुनिया में कोई ऐसा डेमोक्रेटिक देश देखा है? कोई भी जहां की मेजॉरिटी जो है, बहुमत जो है, वहां की मूल्यवासी समाज हो और शासन बाहर से आई हुई छोटी संख्या वाली जाति करे? साउथ अफ्रीका वालों ने ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया है? कर दिया कि नहीं? और कोई देश बचा है जहां की बहुमत मूल्यवासी समाज हो लेकिन शासन बाहर से आई हुई नस्ल की छोटी सी मुट्ठी भर जात कर रही हो? कहीं देखा है? हम ही निकम्मे हैं जो इसको झेल रहे। ये क्या है? हमारा निकम्मापन है। सो हम इस देश की मूल्यवासी जात है, मतलब इस देश के असली मालिक हैं। ये देश हमारा हक है, मालिकाना है हमारा इस पर। इसलिए इस देश का मालिक इस समाज को होना चाहिए, हमारी पीढ़ियों को होना चाहिए, हमारी इस वर्तमान जमात को होना चाहिए। दूसरा कारण डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा शासन उसका होना चाहिए। मगर अभी हो क्या रहा है? 2.5% वाला सबको उल्लू बना करके शासन कर रहा है, चाहे सीधा या लिख कर वो ही रहा है। अब इस स्थिति को बदलने के लिए बामसेफ का जन्म हुआ है और बामसेफ को इस दिशा में समाज को तैयार करना है। बच्चों को भी तैयार करना है, जवानों को भी तैयार करना है, प्रौढ़ को भी तैयार करना, बूढ़ों को भी तैयार, महिलाओं को भी तैयार करना, पुरुषों को भी तैयार करना, विद्यार्थियों को भी करना है, कर्मचारियों को भी करना। पूरे समाज में ये दिमागी तैयारी करना, ये बामसेफ का काम है, बामसेफ का मिशन है, बामसेफ की भूमिका है, दायित्व। सो बामसेफ में जितने लोग काम कर रहे हैं, अभी मैं बहुत कभी कभी देखता हूं किसी को तो देवी देवताओं पे आक्रमण करने की खुजली रहती है, किसी को त्योहारों पे अटैक करने की, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाते हैं। ये बामसेफ का काम नहीं है। हो सकता है आपकी आस्था हो। अब इस आंदोलन में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी के हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सारे धर्म हमारे ही समाज ने यहां पनपाए हैं, पैदा किए हैं, बढ़ाए हैं और इनको मजबूत बनाए, और कोई नहीं है उनमें। लेकिन ये बात उनको हमको समझानी है, और ये हम न समझा सकें, इसीलिए ये जो धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जाता है, जो दूरी बढ़ाई जाती है मुसलमानों के बीच में, ओबीसी के बीच में, सिखों के बीच में, ओबीसी के बीच में, एससी के बीच, इसका कारण एक ही है। ये जो सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रखी, ये इनको समझ नहीं आनी चाहिए। बस लड़ते रहो एक दूसरे से। जब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो किसी की सुनेंगे नहीं, जब एक दूसरे की सुनेंगे नहीं तो एक दूसरे के साथ आएंगे कैसे? इसलिए इनको ऐसा बनाते रहो कि ये एक दूसरे के साथ
बैठे नहीं, एक दूसरे की सुने नहीं, एक दूसरे के साथ वैचारिक तालमेल न बने। तो इसलिए ये सारा जो प्रपंच है ये सब चल रहा है। इसलिए देश में ये आपको स्पष्ट रहना चाहिए, हमारे समाज को भी स्पष्ट रहना चाहिए कि दो ही आंदोलन है। तीसरा आंदोलन अगर कोई कहता है तो या तो वो खुद बेवकूफ है या दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। दो ही आंदोलन है। पहला आंदोलन इस देश की मूल निवासी समाज जो 6000 टुकड़ों में बांटी गई है उसका एकीकरण। इस देश की मूल निवासी जात, मूल निवासी समाज जिसको मैं बार बार बांटी गई है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बटे हुए नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि जब ये 6000 टुकड़े बने तब हमारी औकात, हमारे अधिकार ऐसे नहीं थे कि हम उस वक्त कुछ फैसले कर पाते किसी पोजीशन में, किसी हैसियत में। तो जिन्होंने फैसले किए उन्होंने ही ये सब समाज को टुकड़ों में बांटा है। तो 6000 टुकड़ों में बांटी गई मूल निवासी समाज का एकीकरण और इनको देश का शासक समाज, शासक वर्ग बनाना, एक ये आंदोलन। दूसरा क्या है? इनको बांट करके, इनको लड़ा करके, इस्तेमाल करके इनको शासित रखना। तीसरा कोई आंदोलन नहीं। आप ये कम्युनिज्म, समाजवाद, ये फलाना ढिकाना, ये सब बकवास बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये सब प्रपंच चल रहा है तो ये सिर्फ ये दो ही आंदोलन में अगर आप विश्लेषण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब इसलिए चल रहा है ताकि ये इकट्ठे होकर के इस देश की शासक वर्ग नहीं बनने चाहिए। तो हमारे सामने जो आंदोलन है, हम जिस आंदोलन में लगे हुए हैं, इन 6000 टुकड़ों को इकट्ठा करके इस देश की शासक वर्ग बनाना है। इस इरादे के साथ, इस मिशन के साथ, इस सोच के साथ हम समाज को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो समाज के साथ फिर वार्ता करते वक्त कोई झगड़ा क्यों होना चाहिए, कोई विवाद क्यों होना चाहिए? इस मुद्दे पर समाज में किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए? फिर भी होता है हमारे साथ, साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। क्यों होता है? क्योंकि हम इस मुद्दे के बजाय कहीं और चले जाते हैं। इस व्यापक मुद्दे से चर्चा शुरू करके फिर छोटे मुद्दों में घुस जाते हैं और फिर क्या होता है? विवाद बनता है और वो विवाद कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम एक साथ बैठ भी नहीं पाते। तो इसलिए हमें ये जो आंदोलन है, दो ही आंदोलन है और दो आंदोलनों को स्पष्ट तौर पे हमें समाज को समझाना है। हमारी जो कोशिश है, जो आंदोलन है, जो मिशन है, वो इस बात के लिए है कि 6000 टुकड़ों को इकट्ठा करके इस देश का शासक बनाना है। अब इसमें जो एम्प्लॉइज वर्ग की भूमिका है वो त्याग करने की है, सेक्रीफाइस करने की। तो आप त्याग कर रहे, समाज को तैयार करने के लिए अपना समय दे रहे, पैसा दे रहे, दिमाग दे रहे, सब कुछ जो कुछ है हमारे पास, ये साधन जो हमारी अपनी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बगैर हमारा परिवार नहीं चल सकता, बच्चों की एजुकेशन नहीं चल सकती, वो जो खर्चा है उसके बाद जो बचता है वो हम इसमें लगा रहे, पैसा भी, दिमाग भी समेत। लेकिन हमारे सामने कर्मचारी के नाते समस्याएं हैं। वो समस्याएं सुलझाने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है कि इस आंदोलन में, इस मिशन में त्याग करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो समस्या उनके दफ्तर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या और किसी माध्यम से अगर पैदा की जाती है तो उसको, उस समस्या से अलग रखने के लिए, वो समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए होता क्या है, जब वामसेप के कार्यकर्ता को कोई परेशान करता है
तो दूसरे संगठन तो हाथ झाड़ लेते हैं, कहते भाई आप तो खुद एम्प्लॉइज फेडरेशन हो, आप काम करो। अब उनको तो ये पता नहीं कि ये तो खाली समाज के लिए एक वन वे ट्रैफिक है। सिर्फ त्याग करने की भावना का चरित्र है वामसेप। समाज के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग कर सकते हो, वो त्याग करने का मार्ग है, रास्ता है वामसेप। यहां वामसेप का कोई कर्मचारी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अगर ऐसा करता है, सोचता है, तो फिर वो वामसेप का कैडर वो नहीं हो सकता। तो फिर वो दूसरे के सामने अपनी समस्या लेके जाता है, कर्मचारी संस्थाओं के सामने, वो भी उसकी समस्या का समाधान नहीं करते। तो फिर क्या करना चाहिए? अब समस्या है तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का जन्म हुआ कि वामसेप के कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी के तौर पर उसकी समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे पास एक मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ होना चाहिए। बनाया हमने, और ये मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ अब ये वामसेप की देन है, लेकिन वामसेप की तरह वैचारिक नहीं है। इसमें वामसेप की विचारधारा वामसेप के कैडर के साथ है। वो अपनी बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, अपने प्रसार प्रचार जो भी है, अपनी विचार आगे बढ़ाते हैं जो साथियों के संपर्क में। लेकिन अभी ये कर्मचारियों की समस्याओं का एक संगठन बन गया। अब उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, कहीं कम्युनिस्ट आंदोलन से आए हुए कर्मचारी हो सकते हैं, कई दूसरे विचारधारा के कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के हैं कि नहीं? अगर वो हमारे समाज के हैं तो स्थिति एकदम अलग हो जाती है। जैसे मान लो प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, ऐसा एक समस्या सबके सामने आती है। अब एससी एसटी है, अब एससी का सर्टिफिकेट ये देख के नहीं दिया जाता कि ये सिख है या ये हिंदू है या ये बौद्ध है। वो बौद्ध को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, वो सिख को भी मिलता है। एसटी है, अब एसटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा नहीं है कि साहब अगर ईसाई होगा तो मिलेगा, मुसलमान एसटी होगा तो मिलेगा, हिंदू एसटी होगा तो मिलेगा। ये सोच करके एसटी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। एसटी का सर्टिफिकेट ये सोच के मिलता है कि वो ट्राइब है, उसकी जो पहचान है, कल्चर है, वो एक ट्राइब की है, या नोटिफाइड ट्राइबल एरिया भी हो सकता है, ये देख करके मिलता है। तो अब वो हिंदू भी हो सकता है एसटी, वो ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। ओबीसी, ओबीसी जैन को छोड़ के बाकी सारे धर्मों से, मुसलमान बड़े पैमाने पर बहुत सारी जातियां ओबीसी में है मुसलमानों से, ईसाइयों में भी कुछ जातियां हैं, सिखों में बड़े पैमाने पर ओबीसी की जातियां, और हिंदुओं में तो है ही है, बौद्धों में भी होंगे। सो इसलिए जब हम एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं तो वहां पर यह धर्म नहीं आता, वहां धर्म का लेना देना नहीं है। वो किस धर्म का है किसका नहीं है, ये लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये मूल निवासी है जिसने तमाम धर्मों में जाकर उन धर्मों को बढ़ाया है। सो ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर कर्मचारी के तौर पर इसके अधिकारों पर आक्रमण हुआ तो जो संघर्ष होगा वो ये नहीं देखेगा कि ये वामसेप की विचारधारा को मानता है कि नहीं मानता। वहां मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के तौर पर मुझे ये देखना होगा कि ये एससी है कि नहीं है, ये एसटी है कि नहीं है, ये ओबीसी है कि नहीं है। मुझे बस इतना ही देखना होगा, और मुझे उसको ये कहना होगा कि ये हमारे अधिकारों पर आक्रमण है, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
तो ये मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ निकला वामसेप संगठन से है, लेकिन एक विशेष भूमिका के लिए निकला है कि कर्मचारी जो है SC ST OBC मूल्यवासी समाज का जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी को उसकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना है, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमको संघर्ष करना है, और इस कर्मचारी को देश की सबसे बड़ी ताकतवर कर्मचारियों की संस्था बनाना है। ये उद्देश्य के साथ मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का उदय हुआ और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल, पिछले साल हमने 7 राज्यों से कार्यकारिणियां बनाकर काम आगे बढ़ाया था, बाकी राज्यों में कम थी। इस साल हमने 22 राज्यों से मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का कार्यक्रम शुरू किया, और हमने जो वामसेप की आइडियोलॉजी में एक सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो रही, इसको आगे बढ़ाने में, वो ओबीसी और SC ST के बीच का भाईचारा नहीं बन पाना। जब कर्मचारी क्षेत्र में आप देखोगे तब क्या है, डायरेक्ट भर्ती में तो ओबीसी SC ST के बराबर है। डायरेक्ट भर्ती में ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, ST को भी मिला है और SC को भी मिला, और ये सारे के सारे संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही सीधी भर्ती में इनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जब प्रमोशन में जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, वहां ओबीसी को नहीं मिला। प्रमोशन में ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो प्रमोशन में जब रिप्रेजेंटेशन पे अधिकार जो है तौर पे उस पे आक्रमण होता है, तब ओबीसी किसके साथ होता है? SC ST के साथ नहीं होता, क्योंकि SC ST को प्रमोशन में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, रोस्टर बनता है प्रमोशन के लिए, SC ST का प्लेसमेंट होता है उस रोस्टर में, वहां रखा जाता है, ये पॉइंट इसका है, इसका है। ओबीसी का नहीं होता। ओबीसी वहां पर क्या है, अनरिजर्व है, अनारक्षित वर्ग है, इसलिए वो किसके साथ खड़ा हो जाता है? वो जो दूसरा आंदोलन चला रहे SC ST OBC को लड़ा करके इनको शासित बनाए रखने का, फिर वहां उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब ये देखिए कि एक 4 सीढ़ी तक तो SC ST OBC एक साथ है, 5वीं सीढ़ी से OBC अलग और SC ST अलग हो जाता है। अगर कर्मचारी वर्ग में यह हालत है तो समाज में एकता कैसे होगी? हर कर्मचारी अपने परिवार में चर्चा करता ही है, अपने पड़ोस में बैठेगा, 50 लोगों के, 10 लोगों के, 20 लोगों के साथ बैठेगा, कहीं पार्टियों में जाएगा, कहीं दूसरे कार्यक्रमों में जाएगा, वहां चर्चा करेगा। तो वो क्या चर्चा करेगा? अरे यार ये ना मेरा प्रमोशन हो जाता, ये साला SC ST का जो है ना ये प्रमोशन में रिप्रेजेंटेशन था, इस चक्कर में वो निकल गया फलाने का बरादरी का और मैं रह गया। अब वहां मनोविज्ञान क्या बनेगा? जो ओबीसी के लोग होंगे उनमें, यार ये खत्म होना चाहिए। ये नहीं बनेगा कि ओबीसी का होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी उल्टा सोचता है। जैसा मैंने बताया आपको, ये वामसेप के आंदोलन की बदौलत सीधा सोचने लगा थोड़ा बहुत, और जितना सोच रहा है ये सिर्फ एक ही संगठन को, आंदोलन को इसका श्रेय जाता है, वो वामसेप। नहीं तो ये उल्टा सोचता है, अपने अधिकारों को लेने की नहीं सोचता, दूसरे को मिला है इसका नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा सोचता है, और फिर ये नफरत सामाजिक बन जाती है। सो अगर इसको पाटना है, अगर इसको भाईचारे की जो प्रक्रिया है, यात्रा है भाईचारे की, इसको आखिर तक लगातार जारी रखना है, एक साथ मिलकर के अगर चलना है, तो ओबीसी का भी प्रमोशन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ओबीसी का प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो SC ST और OBC मिलकर के दफ्तरों में एक साथ हर मुद्दे पर लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक पहचान के बन जाते, फिर वो उसका सामाजिक प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। नहीं तो लड़ते भिड़ते रहेंगे। और जो दूसरा आंदोलन चला रहा है इनको लड़ाने भिड़ाने का, वो उनको ऐसा ही बोलता है, तुम्हारा नहीं हुआ ना, हाँ तुम्हारा नहीं हुआ ना प्रमोशन, हाँ क्यों नहीं हुआ, सोचा वो देखो वो ST था ना, हाँ उसका फटाफट हो गया, उसका हुआ इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। वो ये नहीं बोलता कि तुम्हारा भी उसके जैसा हो, मतलब हमसे पहले तुम्हारा हो, या तुम्हें तुम्हारे बराबर का, आबादी के बराबर का तुम्हें हिस्सा मिले अफसरशाही में, इसके लिए तुमको संघर्ष करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता उसको OBC को। तो वो SC ST के खिलाफ OBC को कैसे नफरत में लाना है, कैसे भड़काना है उसको, वो ऐसा उसको, हाँ ऐसा उसको मुगली गुट्टी पिलाता है और OBC पी लेता है। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी पीता आ रहा, तो जल्दी कैसे मना कर दे, आदत पड़ी है। अब वो आदत जो OBC में पड़ी है अपने अधिकारों के कत्ल करने वाले को मानने की, वो जल्दी कैसे जाए, अभी तो और कत्ल कराएगा। तो अब उसको ये समझाएगा कौन? ठीक है आज दिमाग कम है, कल ज्यादा हो जाएगा, मगर जितना दिमाग है उसको तो इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी हमने ली है ना। देखो जो जला हुआ दिया है वही दूसरे को जला सकता है ना, बुझा हुआ कैसे जलाएगा जिसमें खुद रोशनी नहीं है। तो हम समझते हैं इसलिए हम ही समझा सकते हैं। तो इसलिए मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण संघ ने इस साल का जो कार्यक्रम बनाया उसमें हमने पहला जो मुद्दा है जिस पर हम कार्यक्रम कर रहे पूरे देश में जगह जगह, और आपको भी झारखंड में करने चाहिए। झारखंड का जो ऑनलाइन मीटिंग था कल मनुराम जी ने जो शुरू किया, आप सब लोगों को 7 बजे वो देखना चाहिए, आज उसको रिपीट कर दीजिए। वो पहला मुद्दा ये है, हम सारे प्रांतों में 22 के 22 प्रांतों में हम ये चला रहे। पहला मुद्दा है OBC को प्रमोशन में प्रतिनिधित्व चाहिए और OBC की क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। ये पहला मुद्दा हमने रखा। कारण मैंने आपको बताया, 52% आबादी धोखेबाजी, गद्दारी, मक्कारी की शिकार होती रहे और उसका हिस्सा 2.5% खाता रहे, तो ये देश प्रजातंत्र नहीं बन सकता। इस देश में कभी गरीबी खत्म नहीं होगी, इस देश में कभी अच्छा शासक नहीं वर्ग बन सकता, कभी नहीं बनेगा। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, गाली गलौज करो, अपना दिमाग फूको, दिल फूको, जलाओ, कुछ करो, ये बहुत गलत है, वो रहेगा। 52% का हिस्सा 2.5% खाता रहेगा तो समस्याएं ही रहेंगी, समाधान थोड़ा ही रहेगा। समस्या नहीं, समस्या ही समस्या रहेगी। और ये इसलिए भी OBC का ये प्रमोशन में रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। नीतियां बनाने का, लागू करने का, कानून बनाने का, लागू करने का काम किसकी जिम्मेदारी है? अफसरशाही की। जो अफसरशाही है, चाहे वो विभागों में हो, मंत्रालयों में हो, या जिले में हो, या तहसील में हो, या ब्लॉक में, ये अफसरशाही की जिम्मेदारी है कि वो कानून का राज स्थापित करे, सभी को न्याय सुनिश्चित करे, शोषण न होने दे किसी का, किसी पर अत्याचार न होने दे, सरकारी योजनाओं का ठीक ढंग से सबको लाभ मिले, अच्छी पॉलिसी बने, अच्छा कानून बने, अच्छी न्यायपालिका बने, अच्छी पुलिस हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे मेडिकल कॉलेज हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, सबके लिए दवाई हो, सबके लिए खाने को हो, सबके लिए
पीने को, मतलब वो पीने को नहीं, पानी पीने को। हाँ, पीने का मतलब, हाँ बहुत कुछ होता है। तो ये सब जो है सबके लिए उपलब्ध हो, जिंदगी के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एक इज्जतदार सम्मानित जिंदगी हर नागरिक जिए, मूलभूत आवश्यकता उसकी पूरी हो, ये जिम्मेदारी अफसरशाही की। और अफसरशाही में ओबीसी है ही नहीं, एससी एसटी है, बड़ी मुश्किल से अब खींच खांच के 14% हुआ है 22.5 की जगह। तो वो झारखंड में मुझे पता नहीं कितना प्रतिशत हुआ है, आखिर गया किधर ये? ओबीसी का भी अफसरशाही खा गया, बाकी नीचे की नौकरियां भी खा गया, एससी एसटी की भी अफसरशाही और नौकरियां खा गया, भाई गया कहां है और क्यों गया? आखिर आप जानते हैं अफसरशाही का अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति? अफसरशाही की नियुक्ति कौन करता है? वो सिलेक्शन करता है भाई, नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी एसएससी सिलेक्शन करता है, चयन करता है। नियोक्ता कौन है? अफसरशाही का कौन है? मंत्री परिषद। राज्य का है तो मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद। केंद्र का है तो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद। ये तो सीधी भर्ती में बता रहा हूं आपको, प्रमोशन में तो पूरा उनके हाथ में होता है। प्रमोशन जो होता है, जो सीनियर अफसरशाही है, बड़ी अफसरशाही है, आपके यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर शुरू होता है, कमिश्नर वगैरह जो है, डीएम वगैरह जो कलेक्टर बनते हैं, और हमारे यहाँ केंद्र में जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर होता है, कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, इनसे ऊपर। प्रधानमंत्री, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, वो तय करती है किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना। अब आप सोचो, आपने बिठाला किसको है चुन के वहां? है या तो नालायक आदमी को या मक्कार आदमी को। एक तो काज, क्या बोलते हैं, एक तो कोड़ और उस पर हो गई खाज, तो एक तो निकम्मा, उस पे मक्कार। अब वो क्या करेगा? जैसा उसके इर्द गिर्द सलाहकार मंडली बनाई है उसने, वैसा ही करेगा। तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में सलाहकार कौन है? अरे वो तो पीएमओ में देख सकते हैं ना कौन कौन है वहां। पंडित है और कायस्थ है, दो ही जातियों के लोग, बाकी सब तो उसको सलाह जो देते हैं उसके हिसाब से ही तो चलेगा। अब प्रधानमंत्री तो इतना समय उसका होगा नहीं कि वो लगा रहे, उसे तो कहीं फीता काटना है, कहीं कुछ करना है, कहीं इधर कहीं उधर, वही ऐसे ही मुख्यमंत्री का भी होता है। तो ये पूरा जो कर्मचारियों का, समस्याओं का जो जनक है, वो कहां छुपा हुआ है? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। इसीलिए हमने हमारे मक्कम के साथियों को बोला, और आप सबको भी उसमें, वामसिफ को भी साथ में लग जाना चाहिए, जहां भी एमपी एमएलए को जाओ उनके पास या मेल करो और फिर उनसे समय लो, उनसे बात करो। एससी एसटी ओबीसी के जितने एमएलए एमपी हैं सबसे जाओ, सबके पास जाओ और सबको बताओ कि भैया आप ये काम करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये करो, नहीं तो हम आपको क्षेत्र में घूमने भी नहीं देंगे। तब उसको जब समझ में आएगा कि इतनी बड़ी अगर ताकत है इनकी, तो फिर तो ये मानना ही पड़ेगा। बताओ, ओबीसी को संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, ये क्रीमी लेयर हटवाओ। अब वो क्या बोलेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, संविधान में है क्या? नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक काम किया कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट को सीधा कौन कर सकता है? पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट कर सकती है। बुलाओ उनको पार्लियामेंट में उधर, और उनको पूछो जब ये संविधान में नहीं था तो तुमने इसको लगाया कैसे? एक बार अगर पार्लियामेंट ने नोटिस भी दे दिया, सारे जज या तो फैसला बदलेंगे या वो नौकरी
छोड़ के भाग जाएंगे। पॉलिटिशियंस का मुकाबला करने की हिम्मत जजों में नहीं है। अपनी कुर्सी पे बैठ के कोई 30 मार का बनता रहे, और जब उनके बीच में होता है ना पॉलिटिशियंस के में, फिर उन्हीं की चलती है, फिर और किसी की नहीं चलती वहां। और किसी की वो मानते ही नहीं ना, सुनते हैं वो, अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही मानते हैं वो। तो इसलिए ये कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, इसमें एक बड़ी हमारी जो आंदोलन की समस्या है, ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। और हमने ये लड़ाई बामसेब के माध्यम से 1978 के बाद शुरू की, 81 में और तेज की इसको, और तब तक हम लगे रहे इसमें जब तक कि ये मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हो। अभी उसके बाद भी हम लगे। सीताराम केसरी साहब को हमने बामसेब की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, कंसेशंस होने चाहिए, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये आधा अधूरा आपने किया हुआ है। एनीवे, वो जितना हो सका उस वक्त, लेकिन अभी हमको ये करना पड़ेगा। जनगणना वगैरह ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम 1 लाख कैडर आंदोलन का खड़ा कर देते हैं तो ये जनगणना में तो 24 घंटे में फैसला हो सकता है। सिर्फ एक बार पूरे देश में ताकत दिखाने की आवश्यकता है, बाकी सब हो जाएगा। जनगणना भी हो जाएगी और जो चाहेंगे वो हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी समस्या है जिसने हमें परेशान करके रखा है कर्मचारियों को, वो है हाई कोर्ट्स के जजमेंट जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के लिए पेंडिंग। वो क्या है? मंडल रिपोर्ट के जजमेंट में 6 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 16(4) फंडामेंटल राइट, 3 ने कहा यह सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। अब देखिए कि वो 3 जज वाला तो चल रहा है सभी हाई कोर्ट में उसको मान करके, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजेस की बेंच, 3 जजेस की बेंच, मतलब वो 9 जजेस की बेंच का फैसला 3 जज 5 जज बदले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये तो सरकार की मर्जी, सरकार दे ना दे, और अगर सरकार दे तो कब दे? जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं। तो ये अनुच्छेद 16(4) के इंटरप्रिटेशन का जो मसला है, इसके व्याख्या का जो मसला है, ये एक बड़ी चुनौती बन के हो रहा है। इस पूरे संविधान को तहस नहस करके रखा हुआ है। बहुमत का फैसला मान्य होना चाहिए, यहां अल्पमत के फैसले पे चल रही है न्याय व्यवस्था। ये एक मुद्दा है जिस पर अल्पमत का फैसला चल रहा है, बाकियों में सब में बहुमत का चलता है, जो कि संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको हमने दूसरा पॉइंट बनाया है चर्चा करने का, जो उत्तराखंड, यहाँ झारखंड में आपका दूसरे मुद्दे पर जब ऑनलाइन चर्चा होगी तो उस पर विस्तार से डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी। तीसरा है कि रिजर्वेशन का पूरा जो कारोबार है वो सरकारी आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, इन पे चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कानून से लागू होते हैं। जैसे समानता का अधिकार है, उसके लिए कानून बना है। समानता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कानून बना है कि नहीं? बना हुआ है। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। फिर SC/ST का अलग से आ गया, तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बन गया। अब कांग्रेस ने बनाया था जब जमीन खिसक गई थी तब, लेकिन वो बना। तो फंडामेंटल राइट हमेशा कानून से सुरक्षित होते, लेकिन ये एक मुद्दा है अनुच्छेद 16(4) का, जिस पर आज तक कानून नहीं बना। न किसी राज्य में बना, न किसी केंद्र सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। अभी इस पर खाली प्रमोशन के मसले पर कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक तौर पे सही ठहरा दिया है। तो अब इसमें करना क्या है? अगर आप चाहते हो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का अधिकार आपका बहाल हो,
तो उसके लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन करना पड़ेगा। हम पूरे देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रदेश के लिए आगे बढ़ो, ताकि प्रदेश में आंदोलन जब हो तो झारखंड सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये अधिकार, जैसे कर्नाटक सरकार ने सुरक्षित किया कानून बना के, वैसे ही यहां भी कानून बना करके सुरक्षित हो सके। और पास कराओ विधानसभा से कि ओबीसी का प्रमोशन में रिजर्वेशन करो, संविधान में संशोधन। तो जो झारखंड के ही एमपीज अगर वहां आवाज उठा देते हैं राज्यसभा लोकसभा के, तो बाकी तो फिर अपने आप शुरू हो जाएंगे। बाकी जितने भी एससी एसटी ओबीसी के एमपीज हैं वो शुरू हो जाएंगे, फिर वो पार्टी लाइन क्रॉस कर देते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन कोई शुरू करे, तो अगर झारखंड का ही शुरू कर देगा तो ये काम हो जाएगा, अन्यथा तो फिर ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, हम कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते रहेंगे, पैसा बर्बाद होता रहेगा, रिवर्सन होते रहेंगे और बाकी चीजें भी नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने हमने तीसरा मुद्दा रखा हुआ है चर्चा के लिए, पूरे देश में एम्प्लॉइज को इस मुद्दे पर समझाने के लिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पुरानी पेंशन स्कीम है, सेवा शर्तें जो है सरकारी कर्मचारियों की, हमने जब मक्कम का ये सब चिंतन किया तो सेवा शर्तें, संविधान बड़ा स्पष्ट बोलता है कानून बनाना है। अनुच्छेद 309 जो है वो स्पष्ट बोलता है भाई कानून बनाओ, लेकिन वो कानून नहीं बना आज तक। कर्मचारियों की सेवा शर्तें वो कहीं रिक्रूटमेंट रूल बना दिया, कहीं कोई कार्यालय ज्ञापन लगा दिया, कहीं कुछ करा, कहीं ऑर्डर कर दिया, कहीं कुछ, लेकिन कानून नहीं बना आज तक। न किसी राज्य सरकार ने बनाया, न केंद्र में बना। और संविधान बोलता है कि, तो संविधान लागू कराने के लिए फिर हमको ये सब चीजें पॉलिटिशियंस को मजबूर करना पड़ेगा कि ये करो। इसी तरीके से जो एसोसिएशन है, सर्विस एसोसिएशन है, हमारी ज्यादातर जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या ऑफिस की समस्याएं हैं, ट्रांसफर की होगी, पोस्टिंग की होगी, किसी के साथ भेदभाव हो गया, किसी के साथ और किसी तरह का अन्याय हो गया, जो स्थानीय स्तर की, कार्यालय स्तर की समस्याएं, उस समस्याओं का कारण क्या होता है? आप अगर ध्यान से इस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा। ये जो समस्याएं हैं इनका कारण ये है कि वहां की जो संस्थाएं हैं, कर्मचारियों की जो संस्थाएं हैं, सर्विस एसोसिएशंस जिनको बोलते हैं या यूनियन जिनको बोलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो उनके हाथ में है जो हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं और उसे वो अपना धर्म समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, और उनके हाथ में संस्थाएं हैं। अब आप सोचो कि ये संस्थाएं उनके हाथ में कैसे आ जाती हैं? आपकी तादाद कितनी है एससी एसटी ओबीसी की, सबकी मिला दो तो झारखंड में कितनी होगी? सबकी मिला करके कर्मचारियों की 40% से ज्यादा ही होगी, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो जो जनरल एसोसिएशन है आपके कार्यालय की या विभाग की या पूरे झारखंड की, आप उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और अगर आपके कंट्रोल में सर्विस एसोसिएशन आ जाती है, यूनियन आ जाती है, तो आपकी रोजमर्रा की समस्याएं पैदा होंगी ही नहीं, कभी नहीं होंगी। वो यूनियन के नेता रोज उसको मिलते हैं, किसको? सबसे बड़े अफसर को, वो विभागाध्यक्ष हो, कार्यालय अध्यक्ष हो या और भी कोई हो, लेकिन जो सबसे बड़ा अफसर है वो रोज मिलते हैं उसको। कुछ नहीं है तो चाय पिया है साहब, चलो चेहरा दिखाते हैं, कुछ होगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए वो सबसे बड़ा जो अधिकारी है और उसकी जो टीम है वो यूनियन से हमेशा इज्जत से पेश आती है, व्यक्तिगत आदमी से पेश नहीं है। और हमारे लोग यही काम नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। हमारे लोग एक जो सामान्य जो बहुमत जुटाने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो हमने इसीलिए ये सब्जेक्ट रखा है चर्चा के लिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। और देश में जो
कर्मचारियों के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उसके डिप्टी सेक्रेटरी हैं, हमारे सीसी के साथी हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो वो भी शिरकत कर रहे हैं लगातार हमारे साथ अपना समय निकाल के। एमएनडी पर हमने कई बार उनके विचार लिए हैं और मैं भी समय जितना मिलता है मैं उसमें हिस्सा देता हूं, भागीदारी करता हूं। तो ये अगर हम एसोसिएशन से इकट्ठे होकर के मेंबरशिप चारों तरफ से अपनी विड्रॉ कर लो, वापस कर लो, फॉर्म भरो और अपने दफ्तर के डीडीओ को दे दो, साइन करो और फिर मान्यता प्राप्त कराने के लिए अप्लाई कर दो। हो सकता है आपको न मालूम हो कैसे मान्यता ली जाती, लेकिन जब जब इस क्षेत्र में उतरोगे तो जो आपके यहाँ एसोसिएशन देखता है, आप उस बाबू से बात कर लो, वो समझा देगा साथ, या अधिकारी है तो उससे बात कर लो। अगर एसोसिएशन से आपके नियंत्रण में आएंगी तो आपकी रोजमर्रा की समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। और वही बाबू जो आपको रोस्टर नहीं दिखाता, वही बाबू जो आपको रजिस्टर नहीं दिखाता, जो आपकी सर्विस बुक आपको नहीं दिखाता, वो चुपचाप आपको दिखाने लगेगा, चुपचाप कहेगा हाँ साहब देखिए मैंने कब मना किया आप। लेकिन जरूरी है कि आप एसोसिएशंस को अपने हाथों में लो, और ये मुश्किल काम नहीं है, मैं बता रहा हूं आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अभी तक किया नहीं इसलिए मुश्किल लगता है। हम जब कोई काम पहली बार करते हैं, अरे साहब शादी पहली बार जब करते हैं तब क्या होता है, न लड़के को समझ आता है न लड़की को कि क्या करना है। लेकिन जब बात चलती रहती है शादी की तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि शादी का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत में हमेशा ऐसे ही होता है, सब कंफ्यूज्ड रहते हैं, पता नहीं होता क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही आप शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे, बात शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप वो समझाने वाले मिलते चले जाएंगे और फिर वो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मान्यता लेनी है। और जब आप एसोसिएशन बनाकर मान्यता प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे तो हर मीटिंग में सबसे बड़ा अधिकारी आपको इज्जत के साथ बिठाएगा, आमंत्रित करेगा, चर्चा करेगा, आपकी समस्याएं चर्चा करेगा, दफ्तर की समस्याओं पे बात करेगा, आपसे विचार लेगा, आपसे सहयोग मांगेगा। तो इसलिए ये किसी भी विभाग में, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, बैंक का हो, ये हमारे जो बैंक के साथी आप है ना, क्या है आप जनरल फेडरेशन के हैं या SC/ST के? SC/ST के, जनरल में भी हैं आप, तो जो मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा? वेरी गुड, चलो। तो ये होता है मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के पदाधिकारियों की हैसियत। सो अगर ये आपको हो जाती हैं तो आपको न ट्रांसफर में भेदभाव होगा, ना आपकी पोस्टिंग में भेदभाव होगा, ना आपको और तरीके से कोई भेदभाव होगा, न कोई गाली गलौज आपसे करेगा, न किसी की हिम्मत आपको छेड़ने की पड़ेगी किसी भी तरीके से, न आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो ये सब निर्भर करता है कि एसोसिएशंस को आप अपने नियंत्रण में लो। तो ये सारे मुद्दों पर हमने कर्मचारी कल्याण महासंघ की कार्यकारिणी में और फिर जनरल बॉडी में इन पर विस्तार से चर्चा की। और हमने बामसेफ के नेशनल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सभी जो बामसेफ ने ऑफशूट्स पैदा किए हैं, तो पहले हम तय करते हैं, मसौदा बनाते हैं, फिर हम बामसेफ की जो नेशनल अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल लेते हैं, फिर हम उस पर काम आगे करते हैं। और अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हो जाए तो उसमें चर्चा करके फाइनल कर लेते हैं। तो ये हमने बामसेफ की नेशनल प्रेसिडेंटशिप से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर हमने अप्रूवल ली, और उन्होंने हालांकि कहा कि कुछ और भी मेरे दिमाग में है, तब तक आप इस पर चर्चा करिए, आगे बढ़िए। तो अब उनके दिमाग में कुछ होगा तो वो बाद में हम जोड़ देंगे, पर फिलहाल जो मक्कम की कार्यकारिणी ने जो तय किया वो हमारा ये जो कल से जो शुरू किया है मनुराम जी ने, आप उसमें भाग लीजिए, अपने विचार दीजिए, सुनिए, फिर आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए, तो आपके बैकएंड पर भी बहुत सारे लोग उसको सुन सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि झारखंड में पूरा जो हमारा आंदोलन है 85% को एकीकरण का, वो तो गति पकड़ेगा ही, साथ में कर्मचारी संगठित होने के लिए मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के बैनर तले संगठित होकर के आगे बढ़ेगा।
ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ये वैसा सर्विस एसोसिएशन नहीं है, ये भी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये भी पंजीकृत है, लेकिन ये कर्मचारियों के लिए अम्ब्रेला संगठन हमने खड़ा किया है। मतलब आपके विभाग के कर्मचारी हैं आप जिस कैडर के हैं, आपको उस कैडर में ही एसोसिएशन बनानी। आप राज्य सरकार के किसी शिक्षा विभाग के हैं, टीचर्स उसमें हैं, तो आप टीचर्स की एसोसिएशन बनाएं। लेकिन इस सारी एसोसिएशन को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो एकीकृत शक्ति देनी है, उसके लिए हमने मक्कम को खड़ा किया है। ये सब नीचे तक ट्रेंड करना, तैयार करना, जागरूक करना, समझाना, ये सब मक्कम की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जो एसोसिएशंस बनेगी वो आपको मालूम है, एसोसिएशन तो कैडर के हिसाब से बनती है। सो आप कैडर के हिसाब से अपनी अपनी एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन जिला स्तर पे जब हम इकट्ठे होंगे मक्कम के माध्यम से, तो हम सबकी एक साथ समस्याओं को लेकर के इकट्ठे होंगे और जरूरत पड़ेगी तो जिला स्तर पे फिर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। ऐसे ही राज्य स्तर पे जब इकट्ठे होंगे तो राज्य स्तर की सारी हमारी जो एसोसिएशन होंगी मान्यता प्राप्त, उनको बिठाल के फिर जो समस्याएं राज्य स्तर पे राज्य स्तर का आंदोलन मांगती हैं, उनके लिए फिर राज्य स्तर का आंदोलन करेंगे। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पे जब हम इकट्ठे होंगे, जैसे मैंने एक आपको मसला बताया, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो अभी जो चल रहा है, राइट का मसला, अधिकार का मसला है, ऑल इंडिया का मसला है, उसके लिए, और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का और संविधान संशोधन करके उसको प्रमोशन में आरक्षण देने का जो मसला है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये पार्लियामेंट से तय होगा, केंद्र सरकार से तय होगा। तो ऐसे जो मुद्दे हैं उनके लिए, जैसे आपकी पेंशन स्कीम है पुरानी, अभी वो पेंशन स्कीम पुरानी वो भी केंद्र ने लागू, जैसे ही केंद्र लागू कर देगा तो राज्य अपने आप कर देंगे। तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चलेगा, राज्य स्तर के मुद्दों के लिए राज्य स्तर पे चलेगा, जिला स्तर के मुद्दों के लिए जिले पर आंदोलन चलेगा। लेकिन इस पूरे अम्ब्रेला संगठन के अंदर, इसकी छत्र छाया में हम तमाम जो गतिविधियां हैं कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ी हुई, कर्मचारियों से जुड़ी हुई, वो हम उस हर स्तर पे चलाएंगे। हर स्तर पर वो सक्रियता आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ की छत्र छाया में मैं इस क्लैरिटी के साथ और इस संदेश के साथ कि आप इस मामले में पूरी तन्मयता से झारखंड में पूरा ये तंत्र खड़ा करने में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सफल हों, आप बहुत शक्तिशाली आंदोलन बनाएं, मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।